आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो मुख्य अलंकार जो ज़्यादातर हमारी कविताओं की पंक्तियों में छुपे हुए होते हैं। उन्हें ढूंढना थोड़ा कठिन लगता है, पर अगर आप उनका बेसिक समझ लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने कोशिश की है कि हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी वो चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश की पोएम्स में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी होती है। अलंकार और फिगर ऑफ स्पीच एक जैसे ही होते हैं, बस नाम क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी है तो डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों को ही डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला अलंकार जो सबसे बेसिक अलंकार है, सबसे इजी है, वो है अनुप्रास अलंकार। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एलिट्रेशन। इसकी सबसे आसान पहचान है कि अगर एक लाइन में, हिंदी की कविता में किसी एक पंक्ति में कोई वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सेम लेटर या हिंदी में कहेंगे सेम वर्ण, वही वर्ण बार बार रिपीट होगा तो उसको हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे कोई एक पंक्ति, उसमें कहीं भी हो सकता है, ये अल्फ़ाबेट या लेटर या वर्ण कहीं भी हो सकता है, वर्ड के स्टार्टिंग में, वर्ड के बीच में, वर्ड के एंड में। तो अगर एक पंक्ति में एक वर्ण बार बार आ रहा है तो उसको बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 पे आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रेपिटिशन। जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है और हर बार उसका मीनिंग सेम होता है तब वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो सेम वर्ड रिपीट होगा एंड विद सेम मीनिंग भी उसका बार बार सेम ही होगा, वही मीनिंग वो शो करेगा जो पहली बार किया था, बट वो रिपीट हो रहा है, उसे रेपिटिशन कहते हैं। तो देख रहे हैं आप, दोनों में कंट्रास्ट देख लीजिए। यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहा है, वर्ण रिपीट हो रहा है या अक्षर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर वर्ड रिपीट हो रहा है, शब्द रिपीट हो रहा है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा रूपक अलंकार। इंग्लिश में इसे मेटाफर कहते हैं। और इसके बाद एक आता है आपका उपमा अलंकार। इंग्लिश में इसे सिमिली कहते हैं। तो रूपक और उपमा में समानता और थोड़ा अंतर क्या है वो समझते हैं। जिन पंक्तियों में आपको एक चीज़ की समानता दूसरे चीज़ के साथ समझाई जाएगी वहाँ होगा उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला चंद्र समान मुख या चांद समान मुख, चंद्र सम मुख, तो यहाँ पे अर्थ हुआ कि जो मुख है, जो चेहरा है, वो चांद के समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है। समझ में आ गया कि कंपैरिजन हो रहा है चेहरे का चंद्रमा से, तो यह हुआ उपमा अलंकार। इंग्लिश में सिमिलीज बोलते हैं। जैसे ही फॉट लाइक अ लायन ऑन द बैटलफील्ड, वह बैटलफील्ड पे लायन की तरह लड़ा, तो यहाँ हो जाता है आपका उपमा अलंकार, सिमिलीज। ठीक है, तो इनको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। और इसके वाचक शब्द हो गए सम, समान, सरिस, ज्यों, जिससे डायरेक्ट कंपैरिजन दिखेगा। और रूपक या मेटाफर क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जब आपको कंपैरिजन डायरेक्ट ना दिखकर इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा, यही थोड़ा सा कठिन पड़ता है। पर अगर आप ये बात समझेंगे, एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको उपमा अलंकार या सिमिली में एग्जाम्पल दिया कि ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटलफील्ड, तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि वह बैटल में लायन की तरह लड़ा। अगर हम बोल दें ही वॉज अ लायन ऑन द बैटलफील्ड, तो वह लायन बन गया था बैटलफील्ड पे। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो लायन के बराबर थी। जैसे आपका कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहां पर एक पंक्ति मिलती है आपको, पद सरोज मेले दो भाई। पद सरोज का मतलब है, वहां पे पद होता है चरण और सरोज होता है कमल, तो जो चरण है वो कमल के समान है। पद सरोज यानी आपको समझना पड़ेगा कि कमल और चरण दोनों एक जैसे ही हैं, यानी जो चरण है वो कमल के समान हैं, कमल के फूल के समान हैं, इस कारण वहां रूपक अलंकार है। तो यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, अब देखिए उपमा के जैसा ही आपका एक और अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, यहाँ पे भी आपको कंपैरिजन मिलेगा। यहाँ पे भी एक वस्तु की कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हैं, पर उस दूसरी चीज़ की संभावना से कर रहे हैं कि यहाँ जो प्रेजेंट चीज़ है ये ऐसी लग रही है जैसे वहाँ शायद कोई चीज़ है, उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। इंग्लिश में पोएटिक मेटाफर इसका नाम होता है। इसके भी कुछ
वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देख लीजिए, उससे आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद हम एक उपमा का उदाहरण भी ले लेंगे। तो उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल आतप पर्यो प्रभात। मनहु इसका वाचक शब्द है, मनहु से आप इसे पहचान लेंगे। इसका अर्थ देखते हैं एक बार, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है श्याम सलोने। श्याम सलोने मतलब श्री कृष्ण जी के लिए बोला गया है कि श्री कृष्ण जी के शरीर पर सोहत, सोहत मतलब सुहाना, बहुत अच्छा लगना, भाना किसी चीज का, तो ऐसे सुहा रहे हैं। पीत पट, पीत मतलब पीला और पट मतलब कपड़ा, तो पीला कपड़ा या पीले वस्त्र सलोने के शरीर पर इस तरह सुहा रहे हैं, इस तरह अच्छे लग रहे हैं। मनहु, मनहु मतलब मानो, जैसे नीलमणि, सैल, सैल होता है पर्वत, तो जैसे नीलमणि के पर्वत पर खुद सूरज की पीली किरणें उतर आई हूँ। नीलमणि क्या होता है, नीलमणि मतलब नीले रंग की मणि, तो बिल्कुल नीले रंग की मणि से ही बना हुआ पर्वत, उसके ऊपर जब पीले रंग की किरणें पड़ेंगी तो वो कितना जगमगा जाएगा। तो यहाँ एक कल्पना हो रही है, यहाँ हकीकत में कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन कुछ नहीं है, यहाँ एक कल्पना हो रही है कि श्री कृष्ण जी के बदन पर पीले वस्त्र इस तरह से अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, जैसे नीलमणि के पर्वत पर अगर सूरज चमकेगा तो कैसा लगेगा। मानो, मनहु या मानो, तो यहाँ मनवा रहे हैं, आपसे कल्पना करवा रहे हैं। और उपमा का एक उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया था, गीता का मुख चंद्रमा के समान है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने उसकी डायरेक्ट कंपैरिजन कर दी चंद्रमा से, उसके मुख की, तो इसीलिए यहाँ पर हुआ हमारा उपमा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा और उपमा में आपको अंतर समझ में आया। उत्प्रेक्षा में इमेजिनेटिव ज्यादा होती है बातें, इमेजिन ज्यादा किया जाता है। उपमा में कंपैरिजन किया जाएगा, डायरेक्ट दिखेगा आपको। इनके वाचक शब्द दोनों के मैंने आपको बता दिया, रूपक आपको समझा दिया कि रूपक में डायरेक्ट दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नंबर 6 है हमारा यमक और नंबर 7 है श्लेष। यमक में एक शब्द 2 बार आता है, पर दोनों बार उसका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो सेम वर्ड रिपीट होगा बट विद डिफरेंट मीनिंग, अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे हमने बात की थी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में, वहां पे भी शब्द बार बार आ रहा था, पर वहां सेम मीनिंग था, उसका अर्थ समान था, हर बार सेम अर्थ बताता था। वो हुआ आपका पुनरुक्ति प्रकाश, और ये हुआ आपका अलग अलग अर्थ वाला यमक। उदाहरण देख लीजिए, जैसे इसका है कनक कनकते 100 गुना, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, सो खाए पछतावे सो पाए पछतावे, है ना। यहाँ पे कनक कनक का 2 अर्थ है, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है गेहूं या धतूरा। तो दोनों ही जो हैं ज्यादा मात्रा में अगर मनुष्य को मिल जाए तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो यहाँ पे एक बार कनक का अर्थ है सोना और एक बार कनक का अर्थ है गेहूं या धतूरा। सेम वर्ड है, कंप्लीटली वर्ड सेम है, बट मीनिंग दोनों बार अलग हो गए, तो यहाँ हुआ यमक अलंकार। सेम वर्ड रिपीट होंगे, यहाँ श्लेष में सिंगल वर्ड होगा बट डिफरेंट मीनिंग होगा, सिंगल वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे उसके मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे पानी जो शब्द है इसके 3 मीनिंग है यहाँ पर। पहला मोती के लिए चमक का, दूसरा मनुष्य के लिए आत्मसम्मान का, और तीसरा चूने के लिए पानी का। तो पानी या जल का, नीर का, तो यहाँ पर पानी शब्द एक ही बार आया पर उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकले। यहाँ पर शब्द 2 बार आ रहा था या 3 बार आ रहा था, पर उसका मीनिंग हर बार चेंज हो रहा था। और पुनरुक्ति प्रकाश में वर्ड बार बार आ रहा था पर मीनिंग सेम था, ये डिफरेंस है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे आता है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होगा, जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, जिसको हम हाइपरबोल भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसका उदाहरण देखते हैं क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताया जाए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने पढ़ा है, फूक मारी पहाड़ उड़ावन,
चाहत फूक मारी पहाड़ उड़ावन, मतलब वहां पे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं आप कि आप तो फूक मार के पहाड़ उड़ा देंगे। तो कोई भी फूक मार के पहाड़ नहीं उड़ा सकता, पर वहां पे बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है, तो इसलिए वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। इसके अलावा एक है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार कौन सा होता है? जिसमें सरकाज्म आता है, सटायर की भावना दिखाई जाती है, सटायर या फिर सरकाज्म। ठीक, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी परशुराम जी को सरकाज्मफुली कहते हैं कि महाभट मानी। तो महाभट मानी मतलब वो उनको सरकास्टिकली बोल रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े ऊंचे पहुंचे हुए साधु हैं, तो वहां सरकाज्म आ जाएगा। नंबर 10 है मानवीयकरण। इंग्लिश में इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस अलंकार में नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर किया जाता है। तो जैसे इसका नाम ही है मानवीयकरण, यानी जो चीज जीवित नहीं है उसे मानव की तरह दिखाना, लिविंग थिंग की तरह दिखाना। उदाहरण देख लेते हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता झांसी की रानी से ली गई है। इस पंक्ति में वो बता रहे हैं भारत बूढ़ा हो चुका है, उसमें फिर से नई जवानी आ गई है। जवानी किस में आती है? जवानी आती है जो कोई मनुष्य होता है। तो मनुष्य जवान होता है, बूढ़ा होता है, बच्चा होता है, तो उसमें ये अवस्थाएं आती है। तो यहाँ भारत कोई लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है, ये कंट्री का नाम है, तो ये लिविंग थिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि भारत के अंदर बुढ़ापा आ रहा था और अब एक नई जवानी आ गई थी, तो यहाँ नॉन लिविंग को लिविंग थिंग से कंपेयर किया गया है। इस कारण इस पंक्ति में मानवीयकरण है। ठीक है, इस प्रकार अब आप अपनी कविता की पंक्तियों में अलंकार ढूंढ सकते हैं। इससे कविता का अर्थ आपको और अच्छा समझ में आएगा अगर आप अलंकार को सीख लेते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अलंकार आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस पर और भी इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। टेक केयर, थैंक यू।